चलो अब इसको रिपीट नहीं करेंगे, जहाँ से है हम लोग वहीं से रिकॉर्डिंग शुरू होगा। ठीक है, किसी भी पॉइंट को 3D में लोकेट करने के लिए 3 नंबर रखना पड़ेगा, एक्स वाई जेड। जैसे 2D में 2 नंबर रखते थे, ऑर्डर्ड पेयर। एक्स कोऑर्डिनेट का मतलब क्या है, डिस्टेंस ऑफ पी फ्रॉम वाई एक्सिस, यह हो गया एक्स कोऑर्डिनेट, डिस्टेंस ऑफ पी फ्रॉम वाई एक्सिस। अब यहां पर ना देखोगे कुछ बॉक्स जैसा बनेगा, ओ वाई जेड, यह एक वर्टिकल बॉक्स बनेगा। समझ पा रहा है तुम लोग, इमेजिन कर पा रहा है? क्योंकि 3D को हम लोग दिखा रहे हैं 2D में। यस सर। जैसे ओ वाई जेड एक प्लेन है, इस तरह का कोई प्लेन होगा इस तरह, और यह एक्स एक्सिस है, और पॉइंट यहाँ स्पेस में है एक्स वाई जेड। एक्स कोऑर्डिनेट का मतलब हो जाएगा वाई जेड प्लेन से डिस्टेंस। जैसे यहाँ वाई एक्सिस से केवल डिस्टेंस है 2D में एक्स कोऑर्डिनेट, 3D में क्या हो जाएगा, वाई जेड प्लेन से डिस्टेंस। वाई जेड जो प्लेन है, इससे पी का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा वह हो जाएगा एक्स कोऑर्डिनेट। तो 3D में एक्स कोऑर्डिनेट जो होगा, अल्जेब्रिक डिस्टेंस इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि डिस्टेंस नेगेटिव भी हो सकता है। अल्जेब्रिक डिस्टेंस ऑफ पी फ्रॉम वाई जेड प्लेन, 2D में वाई एक्सिस, 3D में वाई जेड प्लेन। बोलो वाई कोऑर्डिनेट का मतलब क्या हो जाएगा तो 3D में? सर एक्स जेड प्लेन। हाँ, यह एक्स जेड जो प्लेन है इससे जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो, यह होगा वाई कोऑर्डिनेट। जेड कोऑर्डिनेट का मतलब क्या हो जाएगा, एक्स वाई प्लेन। एक्स वाई प्लेन। जैसे यह पॉइंट स्पेस में है, बाहर में है, तो जो एक्स वाई प्लेन से जो डिस्टेंस हो, अब इसमें फिगर में दिखाना संभव नहीं है पेपर पर फिगर बना करके, लेकिन आपको समझ में आ जा रहा होगा। तो इस तरह से यह डिफाइन होता है। अब देखो किसी पॉइंट का डिस्टेंस एक एक्सिस से निकालना हो, तो वो डिस्टेंस कितना हो, डिस्टेंस ऑफ पी फ्रॉम एक्स एक्सिस। बोलो बच्चा, डिस्टेंस ऑफ पी फ्रॉम एक्स एक्सिस। नहीं बोला? जैसे डिस्टेंस ऑफ पी फ्रॉम एक्स एक्सिस 2D में कितना हो जाएगा, वाई हो जाएगा। बोलो जल्दी। यस। और यहाँ पर जो पॉइंट है एक्स एक्सिस पर जो मिल रहा है, इसका एक्स कोऑर्डिनेट एक्स ही रहेगा, वाई कोऑर्डिनेट 0 रहेगा। तो एक्स 0 यस और एक्स वाई के बीच डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई करो तो रूट अंडर वाई स्क्वायर आएगा। उसी तरह से यहाँ पर कोई पॉइंट एन यदि है, तो इसका एक्स कोऑर्डिनेट तो एक्स ही रहेगा, लेकिन वाई और जेड 0 हो जाएगा। समझ रहा है? यस सर। ठीक है ना? तो डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई करो, रूट अंडर x1 माइनस एक्स माइनस एक्स का स्क्वायर तो 0, वाई माइनस 0 का स्क्वायर, जेड माइनस 0 का स्क्वायर। तो बोलो डिस्टेंस ऑफ पी फ्रॉम एक्स एक्सिस क्या आएगा, रूट अंडर, अप्लाई करो दोनों के बीच में डिस्टेंस फार्मूला, बोलो क्या आएगा। सर वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। सिमिलरली वाई एक्सिस से डिस्टेंस क्या होगा, वाई एक्सिस से एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस जेड प्लस स्क्वायर। वाई स्क्वायर, और जेड एक्सिस से हो जाएगा अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई प्लस वाई स्क्वायर। स्क्वायर। तो एक डिस्टेंस लिखना सफिशिएंट। तो यही है फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ठीक है सबको, इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। यस सर। 3D में
ऑक्टेंट होता है, 8 पार्ट में 8 बॉक्स में डिवाइड होता है स्पेस, तो 8 ऑक्टेंट्स। एक्स कोऑर्डिनेट का मतलब हो जाएगा डिस्टेंस अभी फ्रॉम वाईजेड प्लेन, और किसी एक्सिस से डिस्टेंस निकालना है तो रूट अंडर एक्स एक्सिस से निकालना है तो रूट अंडर वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। वो एक एग्जांपल है, लोकेट फ्लोइंग पॉइंट्स इन ऑक्टेंट्स, किस ऑक्टेंट में लाई करेगा। एक पॉइंट दिया गया है 2 3 4, किस ऑक्टेंट में लाई करेगा, फर्स्ट या सेकेंड। सर फर्स्ट। और यह किस में लाई करेगा, सर अभी नहीं पता है क्यों। सर। क्वाड्रेंट, ऑक्टेंट का सर नंबर कैसे करते हैं? हाँ ऑक्टेंट का नंबरिंग कैसे करें। जैसे यह एक्स वाई जो फ्रंट में दिख रहा है, यहाँ पर 2 ऑक्टेंट है। एक तो यह बॉक्स जो बनेगा रेक्टेंगुलर टाइप का सामने, और एक बिहाइंड बैक साइड, 2 ऑक्टेंट। फिर उसी के पैरेलल जो है ना, 2 नीचे बनेगा, एक यहाँ पर बॉक्स बनेगा और फिर एक पीछे बॉक्स बनेगा, तो 4 बॉक्स यहाँ पर बन जाएगा, फिर 4 बॉक्स इधर भी बनेगा। इस तरह से ऑक्टेंट है। अब जो है, मान लो इसको फर्स्ट बोलते हैं, तो सेकेंड किसको बोला जाए, इसके साइड वाला को या बिहाइंड वाला को या बीनीथ वाले को, किसको बोला जाए सेकेंड। यहाँ नंबरिंग करना जो है बहुत ही इनकन्वीनियंट है, तो यहाँ फर्स्ट सेकेंड नंबरिंग नहीं किया गया है, यहाँ पर नाम लिखते हैं। जैसे यहाँ पर तीनों कोऑर्डिनेट पॉजिटिव है, तो इसको बोलेंगे इन ऑक्टेंट्स ओ एक्स वाई जेड में लाई करें, ठीक है ना। इसको बोलेंगे ओ एक्स पॉजिटिव है, वाई नेगेटिव है तो वाई डैश, जेड नेगेटिव है जेड डैश, तो इस ऑक्टेंट में लाई करें। समझा सब कोई। यस सर। यहाँ पर नेम लिखते हैं, नंबरिंग नहीं लिखते, नंबरिंग किया ही नहीं गया। बोलो, -2 -1 7 किस ऑक्टेंट में लाई करें। सर इन ओ एक्स डैश वाई डैश ओ जेड। एक्स डैश वाई डैश जेड इस ऑक्टेंट में लाई करें। ओ हाँ, इवरी नंबर है 4 3 2 0, यह कहाँ लाई करेगा। इन ओ एक्स वाई जेड। नहीं, यह ऑक्टेंट में लाई नहीं करेगा। यस सर, जेड एक्सिस पे लाई करेगा। जेड एक्सिस पर नहीं, जेड डिस्टेंस खत्म हो गया तो वाई और एक्स प्लेन में लाई कर जाएगा। यस सर। जैसे मान लो ना, जैसे स्पेस में अब यहाँ से ऑनलाइन कैसे दिखाया जाए। मान लो यहाँ पर कहीं बाहर में इस जो पेपर जो प्लेन है, इसके बाहर में कोई पॉइंट है, तो यह जो डिस्टेंस होगा ना, वो जेड एक्सिस का होगा, जेड कोऑर्डिनेट होगा। अब यह डिस्टेंस 0 हो गया, तो 0 हो जाएगा, इसका मतलब पॉइंट यहाँ पर लाई कर जाएगा, इस प्लेन में लाई कर जाएगा। ऑक्टेंट में लाई नहीं करेगा, इस सरफेस पर लाई करेगा, एक्स वाई प्लेन। तो ऑन एक्स वाई प्लेन बोलेगा। सबकी समझ रहा है। और लोग बोलो। ई 0 2 -1 बोलो कहाँ अप्लाई करेगा। बोलो सब। हाँ बोलो बच्चा, दिख रहा है स्क्रीन। यस सर। यस हाँ सर। बोलो, लास्ट पॉइंट कहाँ अप्लाई करेगा। सर ऑन वाई जेड प्लेन।
वाई जेड प्लेन हो जाएगा। एक्स खत्म हो गया तो एक्स नाम में भी खत्म हो जाएगा, वाई जेड प्लेन हो जाएगा। सर ऊपर वाले में सर एक्स वाई प्लेन होगा ना? एक्स वाई प्लेन, एक्स वाई प्लेन। नेक्स्ट पॉइंट है 300, ये कहाँ अप्लाई करेगा? सर हम्म, सर वो वाई जेड डैश प्लेन ना होगा कि नहीं नहीं, वाई नेगेटिव जेड में ही तो? प्लेन, ये डैश उसको नहीं बोलेगा। हाँ बोलो बच्चा, 300 कहाँ अप्लाई करेगा? X axis. एक्स एक्सिस पे। एक्सिस अप्लाई कर जाएगा। ठीक है, तो 3D में किसी भी पॉइंट का पोजीशन 3 तरीके से हो सकता है, या तो किसी ऑक्टेंट में लाई करेगा, या कोऑर्डिनेट प्लेन में लाई करेगा, या एक्सिस पर लाई करेगा। 3 तरीका से हो सकता है। 2D में 2 ही तरीका से हो सकता है, या तो क्वाड्रेंट में लाई करेगा या किसी एक्सिस पर लाई करेगा। 3D में 3 तरीका से किसी भी पॉइंट का पोजीशन हो सकता है, वन आइदर इन वन ऑफ 8 ऑक्टेंट्स, या कोऑर्डिनेट्स प्लेन में किसी पर लाई करे, या एक्सिस पर लाई करे। तो इसमें कोई आपको समस्या नहीं होना चाहिए। अब इसके कुछ फार्मूला है, जैसे डिस्टेंस फार्मूला, किसी 2 पॉइंट के बीच डिस्टेंस निकालना है, तो वो 2D जैसा ही होगा, बस इसमें 3 कोऑर्डिनेट यूज होगा। यस सर। x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर प्लस z1 माइनस z2 का होल स्क्वायर। सेक्शन फार्मूला, इंटरनल डिवीजन, मान लो कोई पॉइंट दिया गया है P, x1 y1 z1, ए इसका नाम देते हैं ए, और B है x2 y2 z2, और कोई पॉइंट P इसको डिवाइड कर रहा है m इज टू n में, P का कोऑर्डिनेट निकालना है। तो m को मल्टीप्लाई करना है B के कोऑर्डिनेट से, n को मल्टीप्लाई करना है A के कोऑर्डिनेट से। P का कोऑर्डिनेट हो जाएगा mx2 प्लस nx1 बाई m प्लस n, और यही 3 बार लिखना पड़ेगा, my2 प्लस ny1 बाई m प्लस n mz2। ठीक है बच्चा, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। नो यस सर ठीक। Yes, sir. एक्सटर्नल डिवीजन में माइनस हो जाएगा, फिगर नहीं बनाते हैं, डायरेक्ट लिख देते हैं एक्सटर्नल डिवीजन। P का कोऑर्डिनेट हो जाएगा mx2 माइनस nxn बाई m माइनस n। ये सब खुद लिख लेना है, हो जाना चाहिए, हो जाएगा यस ना। सर। अब मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकालना है, क्या हो जाएगा x1 प्लस 1 x2 प्लस बाई x2 टू, बाई 2। y1 प्लस y2 बाई टू, z1 प्लस z2। यही 2 तरह का फार्मूला है, डिस्टेंस फार्मूला एंड सेक्शन फार्मूला, बिल्कुल 2D जैसा होगा। अब कोई 2 पॉइंट का कोऑर्डिनेट दिया जाएगा, कहा जाएगा कि 2:3 में डिवाइड कर रहा है इंटरनली, तो पहला फार्मूला यूज करो, एक्सटर्नली सेकेंड फार्मूला यूज करो। रेशियो निकालना होगा तो रेशियो मानते हैं k:1, पता है ना। यदि रेशियो निकालना है तो रेशियो मानते हैं k:1, पता है कि लिखाना पड़ेगा नोट? पता है सर. पता है। पता है, 2D जैसा ही है, ये 10th क्लास में पढ़ना था, इसे लिखने की उसकी जरूरत नहीं है। ठीक है, अब एक है सेंट्रोइड फार्मूला। सेंट्रोइड, कोई ट्रायंगल के तीनों वर्टेक्स गिवन है, x1 y1 z1, x2
y2 z2 c x3 y3 z3, तो सेंट्रॉइड का ही फॉर्मूला सेम होगा 2D जैसा, x1 प्लस x2 प्लस x3/3 y1 प्लस y2 प्लस y3/3 और z1 प्लस z2 प्लस z3/3। समझा सब कोई? कोई नहीं यस बोला? सर। ठीक है। अब इसमें जो है तुम चाहो इसका एरिया निकालना, एरिया अभी नहीं निकल पाएगा। एरिया निकालते हैं 2D में, निकालते थे डिटर्मिनेंट की हेल्प से। 1x1 y1 1 लिखते थे, याद है? x2 y2 1 z x1 y1 x2 y2 x3 y3 1, याद है कि नहीं याद है? और हाफ किया जाता था। Yes, sir. 2D का यह एरिया का फॉर्मूला था। और इसको एक्सप्लेन करने के समय बहुत बता दिया जाता है कि 3D में जो z कोऑर्डिनेट है वह नहीं है, तो उसी के बदले में z⁻0 1 हो गया। अब 3D में बहुत लोग सोचता है कि यहाँ पर z1 z2 z3 रख दें तो 3D का एरिया निकल जाएगा, लेकिन नहीं निकलेगा, क्योंकि x1 y1 केवल रहता तो उसका यूनिट होता यूनिट स्क्वायर, और z1 z2 z3 भी शामिल हो गया तो इसका वैल्यू जो है यूनिट क्यूब हो जाएगा। समझ पा रहे हैं आप लोग क्या करना चाह रहे हैं? यस सर। तो यह एरिया नहीं देगा, तब क्या देगा सोचो? यूनिट क्यूब किसका यूनिट होता है? वॉल्यूम। वॉल्यूम हो जाएगा। ये सब 12th में जब देखेंगे डिटर्मिनेंट्स से हेल्प से जब निकालेंगे तो वो वॉल्यूम देगा, एरिया नहीं देगा। एरिया के लिए वेक्टर पर निर्भर रहना पड़ता है। तो एक टर्म यूज होता है पोजीशन वेक्टर। अब यह पता नहीं 11th में है या नहीं है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा बता देते हैं। 11th में जस्ट थोड़ा सा इंट्रोडक्शन है 3D का, मेन पढ़ना 12th में है। तो पोजीशन वेक्टर एक टर्म यूज होता है पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर का मतलब है कि किसी पॉइंट का कोऑर्डिनेट, हेलो नमस्कार नमस्कार, और बताया जाए क्या चल है? हाँ ये तो बोकारो में ही है। हाँ हाँ बहुत बुरा, अच्छा अच्छा बुरा स्थिति है। हाँ हाँ वही ऑनलाइन लॉकडाउन यही सब समस्या है। अभी क्लास चल रहा है तो 1 घंटे बाद आपको फोन करें हम? 8 बजे पर, ठीक है 8 बजे पर। पोजीशन वेक्टर, जैसे 3D में किसी पॉइंट को लोकेट करना है तो 3 नंबर लिखना होगा, ट्रिपलेट। तो ओरिजिन से इसको ज्वाइन करेंगे तो एक वेक्टर बन जाएगा। वेक्टर का मतलब क्या होता है? लाइन सेगमेंट, पता है ना? डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट। यस सर। बोला हाँ। तो इसको हम एक वेक्टर बोल सकते हैं। अब इस वेक्टर को जो लिखेंगे ओपी वेक्टर, तो एक्स आई वाई जे जेड के वेक्टर में तो इसे लिखते थे, फिगर भी सेम बनता था, उस कॉमा के बदले में आई जे के लग जाएगा। इसी को वेक्टर को बोलते हैं पोजीशन वेक्टर ऑफ दिस पॉइंट। पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट पी, एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के। तो कोऑर्डिनेट 3D में इसको कोऑर्डिनेट बोलते हैं और वेक्टर में इसको पोजीशन वेक्टर बोलते हैं। पोजीशन वेक्टर दोनों सेम ही चीज है, बस अंतर केवल है कि 3D में इसको कॉमा देके लिख रहे हैं और वेक्टर में इसको आई कैप जे कैप के कैप लगा देंगे, बस दोनों एक ही चीज है। इसका भी मतलब है कि एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस है ओरिजिन से, और एक्स वाई जेड के रेस्पेक्ट में मेजर करके एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट लिखा गया है और उसी को आई जे के रख दिया गया है, तो उसको बोल रहे हैं पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर और कोऑर्डिनेट दोनों में कोई अंतर नहीं है, बस लिखने का वे डिफरेंट है। बात समझ गए?
बोलो बच्चा। Yes, sir. यस सर। पोजीशन वेक्टर जब भी रेफर्ड होगा तो विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिन, बिना ओरिजिन का पोजीशन वेक्टर का कोई मतलब नहीं है। बना लिया? बना लिया? ठीक है। पोजीशन वेक्टर जब भी होगा तो विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिन ही मेजर्ड होगा। जब भी कोई कहा जाए, कोई कहे कि 2 5 7 ए का पोजीशन वेक्टर है, 2i + 5j + 7k ए का पोजीशन वेक्टर है, इसका मतलब उसका कोऑर्डिनेट है 2 5 7। तो जब कभी जरूरत पड़ेगा तो i j k के साथ लिखते हैं, और जब जरूरत नहीं पड़ेगा तो सिंपली कॉमा दे के लिखते हैं। दोनों में कोई अंतर नहीं समझे। और हमेशा ओरिजिन को दिखाते नहीं है। जैसे मान लो कोई ए के साथ लिखा जाए 2i + 5j - 3k, इसका मतलब यह इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट भी है और पोजीशन वेक्टर भी है। अब इसका फिगर बनाना होगा तो बार बार ओरिजिन नहीं बनाएंगे, तो मान लेंगे ए यहाँ पर है, बी यहाँ पर है, और फिर जो कैलकुलेट करना है उसको कैलकुलेट करेंगे। बस केवल माइंड में यह रखना है कि जब भी पोजीशन वेक्टर है तो किसी न किसी ओरिजिन के रेस्पेक्ट में वो मेजर्ड होगा। अब कहा जा रहा है कि 2 पॉइंट है ये, x1i + y1j ठीक है बच्चा। बोलो सब, कुछ इंटरप्शन हुआ था? सबको बताइए एक बार। Yes, sir. तो ए एक पॉइंट है, फिर बी एक पॉइंट है, x2i + y2j + z2k। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं ओरिजिन होगा, एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस होगा। तो सबको दिखाने की जरूरत नहीं है, केवल ए और बी लिखेंगे, या जो भी कैलकुलेट करना है वो कैलकुलेट करेंगे, और जब जरूरत पड़ेगा तो ओरिजिन भी कहीं दिखा देंगे। यह जो एक के साथ जो वेक्टर लिखा हुआ है, इस लाइन से उससे कोई संबंध नहीं है, बस इस पॉइंट से केवल रिलेशन है, और वो मेजर्ड ओरिजिन से है, इस तरह से। फिर ओ बी का मतलब हो जाएगा या बी का जो पोजीशन वेक्टर है। अब ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन से तुमको पता होगा, ओ बी + ए बी = हो जाएगा ओ ए वेक्टर, ये पता है ना? Yes, sir. सबको समझ रहा है? इतना तो पता होना चाहिए सब लोगों को। तो ए बी वेक्टर को हम लोग लिख सकते हैं, ए बी वेक्टर को ओ ए - ओ बी वेक्टर लिखा जा सकता है। Yes, sir. Yes, sir. नहीं, नहीं, ये तो गड़बड़ लिखा गया। तुम लोग बोल रहा है सही लिखा है, तुझे सही आता है तुम लोगों को? No, sir. ये वाला सही नहीं है sir. ये सही नहीं है। ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन से ओ ए और इसके टेल पर रखेंगे ए बी, इसके Yes, हेड sir. पर इसका टेल, तब होगा वह ओ बी के बराबर। सही है। Yes, sir. अब ओ बी ए बी इक्वल टू लिखा जा सकता है, ए बी इक्वल टू लिखा जा सकता है ओ बी - ओ ए, और ओ बी क्या हो जाएगा? पोजीशन वेक्टर ऑफ बी, और ओ ए क्या हो जाएगा? पोजीशन वेक्टर ऑफ ए। यह हो गया ए बी वेक्टर। तो किसी भी लाइन के अलोंग वेक्टर लिखना हो, लाइन सेगमेंट, तो पोजीशन वेक्टर ऑफ एंड पॉइंट माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ इनिशियल पॉइंट हो जाए। यह एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला होता है 3D में आगे बढ़ने के लिए। ठीक है ना? 3D में आगे का जो फॉर्मूला जो 12th हम लोग पढ़ेंगे यहीं से शुरू होगा। तो जब यह फॉर्मूला जब सीखते हैं ना, उसके बाद इसका जब यूज करना है तो इतना फिगर नहीं बनाएंगे। जब भी कोई पी क्यू वेक्टर लिखना है पोजीशन वेक्टर के टर्म में, तो बोलो क्या लिखेंगे बिना फिगर का? कोई नहीं बोला?
Sir, PQ equals to OQ OQ माइनस minus OP। OP. हाँ वो नहीं दिख रहा है, फिर भी वो कहीं ना कहीं पर होगा। फ्रेम ऑफ रेफरेंस के बिना वेक्टर तो या पोजीशन तो होगा नहीं, तो कहीं ना कहीं ओ होगा। उसको फिगर में नहीं दिखाएंगे, डायरेक्ट लिखेंगे OQ माइनस OP। इसको एक फॉर्मूला के रूप में याद रखना है। ये भी वेक्टर कैन बी रिटन एज पोजीशन वेक्टर ऑफ एंड पॉइंट माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ इनिशियल पॉइंट्स। समझा सब कोई? Yes, sir. है ना? तो आगे के जितना भी, जैसे 2D में पढ़े थे ना, सर्कल, स्ट्रेट लाइन, पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला, तो 3D में भी आएगा स्ट्रेट लाइन, प्लेन, सर्कल। तो उन सभी का जो स्टार्टिंग जो होगा यहीं से होगा, पोजीशन वेक्टर से। पोजीशन वेक्टर जब भी मेजर होता है तो ओरिजिन के रेस्पेक्ट में, फर्स्ट पॉइंट में हम लोग देखें, लेकिन बार बार ओरिजिन को नहीं दिखाएंगे। ठीक है। सेकेंड पॉइंट क्या बोलता है कि किसी भी वेक्टर को हम लोग पोजीशन वेक्टर के टर्म में लिख सकते हैं यदि यह फॉर्मूला याद रहेगा तो। इसको याद रखना, यह एक इंपॉर्टेंट है। ठीक है। ए बी वेक्टर इक्वल टू पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए। अब आते हैं इस पर, एरिया ऑफ ट्रायंगल। एरिया ऑफ ट्रायंगल। अब देखो 3D बोलता है कि मेरे पास इसके लिए फॉर्मूला नहीं है एरिया ऑफ ट्रायंगल के लिए, क्योंकि तुम निकालोगे डिटरमिनेंट से तो एरिया नहीं वॉल्यूम हो जाएगा, यूनिट क्यूब हो जाएगा। तो इसके लिए वेक्टर का हेल्प लेना पड़ेगा। तो ए बी वेक्टर लिखना होगा। ए बी वेक्टर कैसे लिखेंगे बोलो? कोई नहीं बोला। ए वेक्टर कैसे लिखेंगे, अभी समझाए थे। Yes, sir. बोलो। Sir, OB minus OA. OB माइनस OA। और OB का वैल्यू क्या होगा? इसका कोऑर्डिनेट। और OA Yes, का sir. मतलब क्या हो जाएगा? इसका कोऑर्डिनेट। तो OB वेक्टर लिखेंगे तो x2y प्लस y2j प्लस z2k माइनस x1y माइनस y1j माइनस z। फिर i कॉमन करेंगे तो x2 माइनस x1i, y2 माइनस y1j, z21 माइनस z2k। तो फाइनली मिल गया AB वेक्टर। फिर AC वेक्टर भी उस तरह से लिखेंगे। बोलो क्या लिखेंगे? OC minus OA. OC माइनस OA। सबको समझ रहा है? बोलो सब, मौनी महात्मा लोग। हाँ चलो, समझ तो रहा है Yes, कि sir. समझ रहा है तुम। तो दोनों वेक्टर जब लिख लेंगे तो दो वेक्टर मिल गया। तो फिजिक्स में बोलो क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है? ज्योमेट्रिकली पढ़ा है ना फिजिक्स में? Yes, sir. क्या होता है क्रॉस प्रोडक्ट? ज्योमेट्रिकली क्या देता है क्रॉस प्रोडक्ट? So cross product area देता है. एरिया। किसका एरिया देता है? मान लो AB क्रॉस AC करेंगे तो किसका एरिया मिलेगा? सर पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम का। और हाफ कर देंगे तो फिर किसका एरिया हो जाएगा? सर ट्रायंगल। ट्रायंगल का। मॉड कर देंगे तो फाइनल एरिया मिल जाएगा। तो हाफ AB क्रॉस AC एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला हो जाएगा। क्रॉस प्रोडक्ट से एरिया निकालना पड़ेगा, डिटरमिनेंट से एरिया नहीं निकाल सकते हैं 3D में। ठीक है। तो शायद एरिया का फॉर्मूला 11th में नहीं होना चाहिए, सेंट्रोइड तक होना चाहिए, लेकिन आपको एरिया तक समझा दिए। तो बोलो किसी कोई दिक्कत इन सभी पॉइंट में? No, sir. बस इतना ही 3D है 11th में। अब इस पर कुछ क्वेश्चन करेंगे। पोजीशन वेक्टर एक एक्स्ट्रा हो गया। पोजीशन वेक्टर से शुरू होगा 12th। ठीक है। तो 3D में हो गया, पहला पॉइंट हो गया सिस्टम के बारे में। एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस का सिस्टम होता है। एक्स कोऑर्डिनेट का मतलब होता है वाई जेड प्लेन से डिस्टेंस। किसी भी एक्सिस से डिस्टेंस निकालना है तो उसके कोऑर्डिनेट को छोड़ करके दूसरा जो रेस्ट कोऑर्डिनेट बचा है उसको पाइथागोरस थ्योरम यूज कर दीजिए, जैसे √y² प्लस जेड स्क्वायर। इसमें फर्स्ट ऑक्टेंट सेकेंड ऑक्टेंट डिफाइंड नहीं है। ऑक्टेंट का जब भी नाम लिखना होगा तो OXYZ और डैश के साथ लिखना होगा। और किसी भी पॉइंट का पोजीशन तीन तरीका से होगा, आइदर इन ऑक्टेंट, आइदर इन कोऑर्डिनेट प्लेन और आइदर ऑन एक्सिस। तीन तरह से आंसर दे सकते हैं पॉइंट का पोजीशन के रूप। डिस्टेंस फार्मूला, सेक्शन फार्मूला सेम रहेगा इंटरनल और एक्सटर्नल डिवीजन के लिए एज इन 2D।
सेंट्रॉइड का फॉर्मूला भी 2D के सिमिलर रहेगा, बस एरिया का फॉर्मूला बदल जाएगा, क्रॉस प्रोडक्ट यूज करना पड़ेगा। और ए बी वेक्टर कैसे बनाएंगे, फिर एक बार बोलो। ए और बी का कोऑर्डिनेट दिया गया है तो ए बी वेक्टर कैसे बनाएंगे, जल्दी बोलो। ओ बी माइनस ओ ए, ओए ओ बी माइनस ओ, थोड़ा रफ अलग से पहले पहले कैलकुलेशन करना पड़ेगा। ओ बी माइनस ओ ए लिखना पड़ेगा, फिर ओ सी माइनस ओ ए लिखना पड़ेगा। फिर दो वेक्टर हो गया, दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट। क्रॉस प्रोडक्ट निकालना आता है क्या तुम लोगों को? Yes, यस sir. सर। वो भी डिटरमिनेंट से ही निकालते हैं। आई जे के रखते हैं पहला रो में, सेकेंड रो में कोफिशिएंट और थर्ड रो में कोफिशिएंट। क्रॉस प्रोडक्ट निकलेगा, फिर उसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे, फिर हाफ करेंगे तो एरिया ऑफ ट्रायंगल हो जाएगा। और एरिया ऑफ ट्रायंगल समझने के लिए आपको पोजीशन वेक्टर जानना पड़ेगा। पोजीशन वेक्टर में दो चीज समझना है, एक तो पोजीशन वेक्टर जब भी रेफर्ड होगा विथ रेस्पेक्ट टू ओरिजिन होगा, ओपी वेक्टर। पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट पी का मतलब हो जाएगा ओपी वेक्टर। ये फर्स्ट लाइन हो गया फॉर्मूला, ये सब तो फिगर हो गया समझाने के लिए। पोजीशन वेक्टर का मतलब ओपी वेक्टर। और किसी लाइन सेगमेंट को पोजीशन वेक्टर के रूप में लिखना होगा तो पोजीशन वेक्टर ऑफ एंड पॉइंट माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ फर्स्ट पॉइंट। तो 5 का या दोनों जो रेक्टेंगल बॉक्स के अंदर जो लिखा गया है, दोनों फॉर्मूला नोट करना है और इसको ध्यान में रखना। और इस पर हम क्वेश्चन कर सकते हैं। क्वेश्चन है फाइंड डिस्टेंस ऑफ मिड पॉइंट ऑफ segment joining 2, 3, -1 and 6, 9, 7 from origin। चलो ट्राई करो तो इसको। हो पाएगा बच्चा? यस सर, हो जाएगा। क्या सर अंडर रूट 6